हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ स्टोरी जो की है महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी की एक स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, द हंट। द हंट एक शॉर्ट स्टोरी है और महाश्वेता देवी के बारे में पहले हम पढ़ाई करेंगे, पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर हम द हंट के कैरेक्टर, थीम और उसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो महाश्वेता देवी एक ऐसी राइटर है, एक बंगाली राइटर है जो बंगाली में लिखती थी और उनके वर्क को ट्रांसलेट किया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक भी एक बहुत बड़ी राइटर है जो कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्रिटिक भी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं और वो फेमिनिज्म के लिए काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि महाश्वेता देवी भी फेमिनिस्ट राइटर हैं। उन्होंने क्या दलित, ट्राइबल और सारे आदिवासी लोगों के लिए बहुत ज्यादा लिखा है, मार्जिनलाइज पीपल के लिए बहुत ज्यादा लिखा है, जो लोग दबे कुचले हैं, जिनको हाशिए पे रखा गया, उनके लिए लिखा है। और महाश्वेता देवी क्या करती थी कि वो वहां जा जाके रहती थी, उन ट्राइबल प्लेसेस में लोगों के साथ जा जाके रहती थी और उनके साथ स्पेशल सारी उनकी स्टोरीज जो है वो जानती थी और वो खुद लिखा करती थी। तो वो खुद कहती है कि मेरी स्टोरी का जो टॉपिक है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कंटेंट है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनकी स्टोरियां ही लिख देती हूँ। तो महाश्वेता देवी छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल के मार्जिनलाइज पीपल के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में लिखी थी। एक शबर और लोधा करके ट्राइब थी, उसके बारे में लिखा करती थी और उनको उनकी जो वर्क्स थे, उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो सारी बंगाली में लिखी हुई थी। तो उस बंगाली स्टोरी को मैंने पहले ही बताया कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने उनको ट्रांसलेट किया था और उनकी 3 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया था। 3 बुक में उनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो कलेक्टिवली छपी थी 3 बुक में। तो इमेजिनरी मैप्स, द ब्रेस्ट स्टोरीज एंड द ओल्ड वुमेन। सी, ये 3 स्टोरीज जो एंथोलॉजी थी, ये तीनों। तो एंथोलॉजी क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन में आपको एक स्टोरी पढ़नी है, द हंट, जो कि इमेजिनरी मैप्स में छपी थी। इमेजिनरी मैप्स मैंने बता दिया, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक वाज द ट्रांसलेटर ऑफ दिस स्टोरी एंड महाश्वेता देवी का जो वर्क था वो काफी ज्यादा लोगों को दिल में छूने वाला था, क्योंकि वो ऐसी ऐसी स्टोरियां बताती थी जो कि छोटे लोगों के साथ बुरा बुरा लोग करते थे, छोटे मार्जिनलाइज पीपल, गरीब लोगों के साथ जो सारी दुख की घटनाएं होती थी वो सारी बातें लिखती थी। और इससे क्या होता था, लोगों को पता चलता था कि उनके साथ, मार्जिनलाइज पीपल के साथ, ट्राइबल्स के साथ, आदिवासियों को कितनी कमी है, कितनी डिप्राविटी है, उनको इवन ट्रेन तक की सुविधा नहीं है। तो ये वो लिखा करती थी और लोगों को बताया करती थी। महाश्वेता देवी को तकरीबन बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें उनको ज्ञानपीठ अवार्ड, रमन मैगसेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। उनके वर्क्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े अवार्ड्स जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, उन्हें महाश्वेता देवी ने ये सब रिसीव किया है, उनको ये सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो हम सबसे पहले पहले आज आपके कोर्स में मैं आज शुरू करने वाली हूँ द हंट, जो कि स्टोरी का नाम है। द हंट का मतलब, हंट आप समझ रहे हो, शिकार, शिकार करना, हंट करना। तो महाश्वेता देवी की ये स्टोरी जो है हंट, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसकी पहले हम थीम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी थीम जो है, जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉलोनियल पीपल। एक्सप्लॉइट जो करते थे ना, कॉलोनी बना के आते थे और एक्सप्लॉइट करते थे हमारे देश के छोटे छोटे गांव के लोगों को। तो ये सारा थीम इसमें हम पढ़ेंगे और मैं जैसे जैसे स्टोरी बताती जाऊंगी मैं थीम को डिस्कस करती जाऊंगी। अब हमने थीम बता दिया, मैंने थीम बता दिया कि थीम क्या है इस शॉर्ट स्टोरी का। अब हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ कुल मिला के 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है एक मैरी ओरियान करके एक लड़की है जो कि 18 साल की है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और एंग्लो इंडियन है। सी, मैं ये भी आपको स्टोरी बताऊंगी कि वो एंग्लो इंडियन कैसे है। तो ये मैरी नाम की लड़की है। सेकेंड है बिकनी, जो कि उसकी मदर है। थर्ड है प्रसाद जी। प्रसाद जी जो है, इनके कह सकते हैं मालिक हैं, काम करते हैं, ये वो उनके एम्प्लॉयर हैं प्रसाद जी, और काफी अच्छे आदमी हैं। फिर है जालिम। जालिम जो एक लड़का है, वो मुस्लिम है और वो बिकनी की बेटी मारिया का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड क्या कह सकते हैं कि वो उसको पसंद करती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि उसको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन जालिम को वो इसलिए पसंद करती है कि उसने उसको शादी के लिए पूछा। क्योंकि जालिम मुस्लिम है तो लोग उसको इस बात पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये मुस्लिम से शादी करेगी, लेकिन वो उसके लिए श्योर है कि जालिम अच्छा लड़का है, उसके गुड लुक्स हैं और वो अपने मार्केट में लीडर है। फिर आपको नेक्स्ट आते हैं कुछ डिक्सन्स, जो कि मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगी। एक है तहसीलदार सिंह। तहसीलदार सिंह को कलेक्टर सिंह भी लोग कह रहे हैं। और एक है बनवारी। बनवारी जो है प्रसाद जी का बेटा है। तो दीज आर कैरेक्टर्स और अब हम इनसे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महाश्वेता देवी डिस्क्राइब करती हैं करुदा स्टेशन। करुदा स्टेशन जो है वो झारखंड में है। झारखंड का एक ऐसा जगह जहां पर पहले स्टेशन पे गाड़ियां रुकती थी, लेकिन अब जो है वो स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक रही है। महाश्वेता देवी कहती हैं कि देखिए, ये जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ओमनीसिएंट पे लिखी गई है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ओमनीसिएंट मतलब होता है एक ऐसा नैरेटर जो कि सब कुछ जानता। ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट आप जानते हो ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ही नोज एवरीथिंग। उनको आपके बारे में पता है, उनके बारे में पता है, वो क्या सोच रहा है उनके बारे में पता है। तो यही चीज ओमनीसिएंट मतलब नैरेटर को सब कुछ पता है, पीछे का बैकग्राउंड भी पता है, अभी का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, और क्या क्या उनके कैरेक्टर्स क्या इस समय सोच रहे हैं वो भी पता है। तो इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सी महाश्वेता देवी अभी बता रही हैं कि करुड़ा स्टेशन पे पहले ट्रेन रुकती थी, लेकिन अब ट्रेन नहीं रुकती क्योंकि लगता है सरकार ने इसे छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। और अब वहां पे स्टेशन पे जब गाड़ियां नहीं रुकेंगी तो कोई पैसेंजर वहां आएगा नहीं, पैसेंजर नहीं रहेंगे तो कुली और कोई भी गाड़ी और ट्राम वगैरह नहीं रहेंगे, तो वहां कोई दुकानें नहीं रहेंगी, तो क्या रहेंगे, गाय बकरी भेड़ जो भी रहे, मतलब पालतू जानवर जो आ रहे जा रहे जिनसे कोई किसी का लेना देना नहीं। और उसके आगे पड़ता है टोहरी स्टेशन। टोहरी स्टेशन है, टोहरी एक हिल के आगे एक गांव है। तो करुड़ा स्टेशन पे पहले ट्रेन रुकती थी लेकिन अब नहीं रुकती। और वो जब आगे बढ़ती बढ़ती ट्रेन वहां धीमी जरूर हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है कि वो हिल है, वहां पे वो ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, चढ़ती है, तो ट्रेन धीमी हो जाती है। वो जो डिस्क्रिप्शन है महाश्वेता देवी का बहुत ही सुंदर है कि ट्रेन कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। और ट्रेन जो है वो आगे जाती है टोहरी के पास, उसके आगे वहां एक टोहरी नाम का गांव है। टोहरी नाम के गांव में आपको पता है जो झारखंड है वहां पे कोल कितना ज्यादा है। तो महाश्वेता देवी कहती हैं कि कोल वहां पे आप खोदोगे नहीं तो भी ऊपर ऊपर कोल जो है वो मिलेगा, भले वो अच्छी क्वालिटी का ना हो लेकिन कोल आपको मिल जाएगा, मतलब इतना ज्यादा कोल है। और जो है जब ट्रेन आगे बढ़ती है, जब ट्रेन आगे जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं छुप रही है ट्रेन, फिर आगे जा रहे हो तो ट्रेन निकल रही है। तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन था। क्या होता है वहां से जब पैसेंजर गुजरते हैं तो कभी कोई मैरी को देख लेता था तो वो उसके लुक्स का दीवाना हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई उसको ना पसंद करे, कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वहां से ट्रेन जा रही है, लेकिन अब वहां पे ज्यादा काम क्या होता था, कोल से ज्यादा वहां पर अंग्रेज वहां चले गए थे, अंग्रेज वहां रहते थे। तो अंग्रेज जब रहते थे तो उन्होंने वहां पर साल के पेड़ लगवा दिए थे। साल के पेड़ क्योंकि उनको लगा था कि उस साल के पेड़ से वो बिजनेस करेंगे, और उन्होंने वो साल के पेड़ खूब सारे लगवा दिए। अब उस वहां पे क्या काम होता है, उस साल के पेड़ों को कटवाया जाता है और जो बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स में उन लकड़ी को बेचा जाता है, जिससे कि वहां के लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन जो पैसे वाले हैं वही पैसा कमाते, गरीब इंसान पैसा नहीं कमाता, वो वही 2 आने 4 आने 12 आने में काम करता था, दिन भर की लेबरी, और उसके बाद उसको कुछ पैसा मिल जाता था, वो पेड़ काटता था। लोग आते थे और जैसे कहते हैं ना कि कलेक्टर आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो लोग आते हैं, कटवाते हैं, कुछ पैसे देते हैं, लेबर हायर करते हैं और पैसे पेड़ कटवा के लेके चल देते हैं। तो यही होता था। वहां के लोगों को छुट्टियां भी ज्यादा नहीं मिलती थी। ऑफकोर्स लेबर्स को छुट्टी नहीं मिलती है, बस कोई त्योहार वगैरह हो गया तो छुट्टी मिली, वरना वो भी नहीं मिली। अब स्टोरी शुरू होती है जब लोग, मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि गांव कैसा था, क्या बैकग्राउंड है, स्टोरी का प्लेस क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब स्टोरी शुरू होती है। देखिए मैरी जो है वो 18 साल की लड़की है, मैरी और वो क्यों, मैंने बताया कि वो एंग्लो इंडियन है। वो क्यों एंग्लो इंडियन है, क्योंकि भिकनी जो है उसकी मदर, वो मैंने बताया अंग्रेज वहां रहते थे, पहले वहां अंग्रेज रहते थे, उन्होंने साल के वृक्ष लगवाए थे, वो वहां रहते थे अंग्रेज। और अंग्रेज में एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली रहती थी, भिकनी उनके घर काम करती थी। एक स्टेट था, बंगलो था, और जिसके चारों तरफ पेड़ पेड़ थे, और एक बंगलो में भिकनी उनके यहाँ काम करती थी। भिकनी फिर वो क्या होती है, वो ऑस्ट्रेलियन फैमिली चली जाती है। 1959 में उनका बेटा आता है और वो अपना स्टेट वगैरह बेचने आता है कि मैं यहाँ जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करके वो वापस अपने देश जाने वाले थे। तो वो लोग तो पहले ही चले गए थे, लेकिन उनका बेटा वापस से आता है और उसको बेचता है। अब उसी बीच में भिकनी वहीं रहती थी, और वो क्या होता है कि इन लोग में थोड़ा सा लव होता है और भिकनी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो वहीं उसको छोड़कर चला जाता है। यानी भिकनी की वो अनमैरिड मदर बन जाती है, अनमैरिड मदर बन जाती है। दो, वो ऑस्ट्रेलियन था और भिकनी जो है इंडियन थी, तो ये ब्लड जो है ऑफ कोर्स मैच कर मिलेगा, तो बच्चा जो है वो मिक्स ही पैदा होगा। यानी उसकी ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी भी थी उसमें, और वो लंबी चौड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के लोग लंबे चौड़े सोरे गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, तो इस वजह से उसका कलर जो था वो प्रॉपर, आपने देखा होगा कि बंगाल और झारखंड के लोगों का कलर थोड़ा डस्की होता है,
लेकिन उसका कलर इसलिए डस्की नहीं था क्योंकि उसके फादर जो है वो ऑस्ट्रेलियन थे और उनकी ब्यूटी जो है वो उसके अंदर आ गई थी। तो वो उसका कलर जो था वो बिल्कुल कॉपर कलर था एंड शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और मैंने बताया कि उसके अट्रैक्शन से कोई हट नहीं पाता था, कोई पीछे ही नहीं पड़ता था कि जानता था कि शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब मैंने भिकनी की स्टोरी आपको बता दी। भिकनी के बाद अब क्या होता है, वो स्टेट बिक जाता है, वो बंगलो बिक जाता है और खरीदता कौन है, प्रसाद जी। प्रसाद जी खरीदते हैं। प्रसाद जी ये लोग क्रिश्चियन रहते हैं, ऑफकोर्स क्रिश्चियन की बेटी रहती है तो ये लोग क्रिश्चियन रहते हैं और भिकनी ने भी क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। लेकिन प्रसाद जी सीधे सीधे बोल देते हैं कि उनको कोई भी क्रिश्चियन अपने घर में नहीं रखना है, वो हिंदू को ही अपने घर काम करने के लिए रखेंगे। तो दे हैड कन्वर्टेड देमसेल्फ अगेन इन हिंदू। तो वो लोग फिर से हिंदू हो जाते हैं और प्रसाद जी के घर उसी स्टेट में काम करने लगते हैं। प्रसाद जी के घर में जब अंग्रेज रहते थे तो उस घर में तकरीबन 12 सर्वेंट्स रहते थे। लेकिन अब जब से प्रसाद जी ने वो घर खरीदा तब से भिकनी और मरिया ने ही काम संभाला है। प्रसाद जी ने जब वो घर खरीदा तब उसमें दो ही सर्वेंट रखे हैं, मैरी एंड भिकनी। मैरी जो है, मैरी को तो वो पैसे भी नहीं देते थे, भिकनी को पैसे देते थे, कुछ पैसे देते थे, और मैरी को तो बस खाने पीने का सामान, रहना खाना दे देते थे। इतने में ही वो उसको मतलब वो रह रही थी और उनके घर पूरा काम करती थी। और मैरी तकरीबन 12 लोगों का काम एक साथ कर देती थी। क्यों? क्योंकि वो उनके फ्रूट्स बेच आती थी, घर की सफाई कर देती थी और सब कुछ इतना प्रॉफिटेबल करती थी कि वो उसका दिमाग जो था ना बिल्कुल लेजर शार्प था। शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। लुक्स और माइंड, ब्रेन से भी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो जब दो डीएनए मैच करते हैं, दो डीएनए मिक्स होते हैं, तो उस डीएनए जो है ना दोनों की अच्छी क्वालिटीज लेते हैं। तो उसकी भी अच्छी, उन ऑस्ट्रेलियन फादर की भी क्वालिटी ली और भिकनी की भी क्वालिटीज ली। तो शी वॉज वेरी नाइस पर्सन, मतलब शी वॉज वंडरफुल। उसका ब्रेन भी था, बहुत ही शार्प था। तो वो क्या करती थी, वो जाती थी, बेच देती थी, फ्रूट्स को बहुत अच्छे दामों बेच देती थी, सब कुछ सफाई करवा देती थी, कैटल्स को फीड करा देती थी। तो प्रसाद जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हर। लेकिन उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी। वो प्रसाद जी को कहती थी कि ये क्या कर रहे हो, क्यों सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इन लोगों को। तो वो प्रसाद जी उनसे कहते थे कि अभी तक जो नौकर है ना आपको कोई मिलेगा नहीं, 12 लोगों का काम भिकनी और मैरी साथ में कर लेते हैं। अगर हम उनको ऐसे निकाल देंगे तो वो हमारा कोई इतना काम कोई इतने कम पैसों में नहीं करेगा। बट भी प्रसाद जी की वाइफ का आदत जो था वो पोक करने का था, वो मैरी को हमेशा पोक किया करती थी। मैरी बहुत ही आउटस्पोकन लड़की थी, किसी से डरती नहीं थी, बहुत ही तेज तर्रार थी। तो वो जब भी मार्केट जाती थी तो लोगों से बहुत रानी की तरह चलती थी, लोग उसको चारों तरफ से देखते रहते थे और हुक्का लेके पीती थी, चाय पीती थी, बट किसी को भाव नहीं देती थी। बहुत लोग उसको अप्रोच करते थे लेकिन भाव नहीं देती थी। और मैंने बताया था जालिम नाम का लड़का था जिसको वो प्यार करती थी। क्यों जालिम नाम के लड़के को प्यार करती थी? क्योंकि उसने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था। क्योंकि उसने कहा था कि वो उसको गलत तरीके से टच भी नहीं करता था, क्योंकि उसने कहा था कि हम शादी करेंगे तभी उसके बाद हमारा जो लव रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए ये इज्जत वाली बात थी, क्योंकि बाकी लोग उसे उसकी ब्यूटी के लिए अप्रोच करते थे। जितने लड़के उसको देखते थे पूरे मार्केट में, वो सिर्फ उसको गंदी निगाह से देखते थे, लस्ट वाली निगाह से देखते थे। वो कहते थे कि क्यों शादी कर रही हो मुस्लिम से, मुस्लिम वाली। तो वो कहते थे कि कहती थी कि क्यों तुम शादी करोगे क्या? तो वो कहते थे कि नहीं, देख करके देखो, मतलब यही सब गंदी बातें उसको छेड़ना। वो कहती थी कि नहीं मुझे नहीं करनी तुम लोगों से शादी, तुम लोग मुझे शादी नहीं करोगे, बस मुझसे एक रिलेशनशिप बना के मुझे छोड़ दोगे। मतलब ये सारे लोग जो, और ये आप जानते हैं कि जो जिनके पिता नहीं होते, जो लड़कियां अकेले रहती हैं, बहुत सुंदर रहती है, तो उनको बहुत ज्यादा अपने आप को बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि लोगों की निगाहें बहुत ज्यादा रहती है और ये औरतों के साथ होता है। तो आप इससे निगाह नहीं हटा सकते। और उस समय तो बहुत ही होता था, जब बहुत हम प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के टाइम की बातें कर रहे हैं, तो उस समय तो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पर्दे में रखा जाता था। तो मैरी को लोग वाइट ऑस्ट्रेलियन फादर की बेटी और गोरी क्या क्या बोलते थे, उनको उसको अपने कम्युनिटी का नहीं मानते थे और उसको हमेशा उसको दुराव रखते थे, हमेशा उसको कुछ कुछ बोलते रहते थे। कोई भी जा रहा है उसको कुछ भी बोल दे रहा है। तो ये उसके लिए बड़ी दुख की बात थी। दुख की बात तो थी, लेकिन वो इनके में मिलना भी नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी बच्चियों को बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टेड एनवायरमेंट में रखते थे कि यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। आप जान रहे हो बेटियों के साथ लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, कहीं नहीं जाने मिलता, एक लड़कों की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये सब होता था। तो उस समय तो बहुत ही ज्यादा होता होगा। तो लड़की जो है वो चाहती भी नहीं थी कि इनके जैसे इनके परिवार का एक हिस्सा बने या इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो वो अपना बढ़िया से जी रही थी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था उसके साथ। वो काम करती थी। जालिम और
मैरी का ये डील हुआ था ये कि दोनों में से कोई भी 100 रुपए जो पहले जुटा लेगा तब वो शादी कर लेंगे। मतलब चाहे जालिम जुटा ले चाहे मैरी जुटा ले 100 रुपए। तो आप सोचो कि अब मैरी को तो पैसे मिलते नहीं थे, तो कैसे वो पैसे जुटा लेगी। तो मैरी बहुत ही, मैंने बताया मैरी बहुत ही शार्प माइंड की थी। तो वो क्या करती थी, प्रसाद जी के घर में महुए के पेड़ थे। अब उस महुआ जो है वो फ्रूट वाला पेड़ है, वो महुआ निकलता है उसमें से। अब महुए के बीज में से वो कुछ सोप ऑयल निकालती थी। सोप ऑयल जो है लोकल मार्केट में बेचती थी और उससे वो पैसा लेती थी। तो ये कितना, मतलब शी वॉज बिजनेस माइंडेड ऑल्सो एट दैट टाइम, कि मतलब वो कैसे पैसा कमा सकती है, काम भी करती है और घर का खर्चा भी, सारा घर का खाना वगैरह, अपना खाना खर्चा वो प्रसाद जी से ले लेती है और उन्हीं के पैसे से थोड़ा सा बिजनेस से पैसा भी कमा लेती है। तो वो ये बात प्रसाद जी जानते थे। उनकी वाइफ कहती थी उनसे, मैंने बताया कि वो उसको पोक की रहती थी कि देखो वो ऐसे से करिए। तो प्रसाद जी उसको वो कहते थे कि जो भी है जाने दो, वो ठीक है, वो इतना कर ले रही है, बहुत करी, क्योंकि वो बहुत काम करती है। और प्रसाद जी उसको प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह थोड़ा थोड़ा मानते थे। और एक बार वो बड़ी मुंह भी लगी हुई थी अपने प्रसाद जी और उनकी वाइफ से। तो उनकी वाइफ की जब कभी वो चंपी वगैरह करे तो वो बोलती थी कि तू शादी कब करेगी। तो वो कहती थी कि तुमसे मतलब मैं कब शादी करूं। मतलब शी वाज सो आउटस्पोकन, उसको डर वगैरह नहीं लगता था कि अपनी मालकिन से वैसे बात करिए। तो कहती है ठीक है, तो मैं क्या तेरी मुस्लिम से शादी करवा दूंगी क्या। तो कहती है कि क्यों, अपने बेटे से शादी करवाओगी क्या। वो तो कहता है वो मुझे एज अ कीप रखेगा, मतलब एज अ रखैल बना के रखेगा। शादी करने के लिए उसने नहीं कहा, मुझसे जालिम ने कहा है, भले वो मुसलमान हो चाहे कुछ हो, उसने मुझसे शादी के लिए पूछा है तो मैं उसी से शादी करूंगी। तो शी वॉज दैट मच करेजियस, बहुत करेजियस लड़की थी। बहुत उसको पता था कि उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है और उस क्वालिटी से वो लोगों को चार्म कर लेगी और उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब ऐसी लाइफ चल रही थी। अचानक से क्या होता है कि प्रसाद जी के पास तकरीबन 250 बीघा जमीन रहती है, 72 एकड़ जमीन। और मैंने बताया था कि अंग्रेज उस पर टिम्बर के पेड़ लगा के चले गए थे, साल के वृक्ष लगा के चले गए थे, जो कि फर्नीचर वगैरह, लकड़ियां वगैरह बनाने, बिल्डिंग में काम आते थे। अब क्या होता है कि पहले तो प्रसाद जी खूब रोया करते थे कि अरे ये जमीन का करे क्या, इस जमीन का करे क्या, ये अगर ये खाली होता तो इसमें कुछ काम हो सकता था। लेकिन क्या होता है, बनवारी कुछ को लगता है कि ये पेड़ों को कटाया जब जा रहा है तो पेड़ों से पैसा मिल रहा है। तो बनवारी सोचता है कि हम भी अपने स्टेट, मतलब प्रसाद जी का बेटा जो कि बहुत ही बेकार रहता है, बिल्कुल उसको दिमाग वगैरह नहीं रहता है। प्रसाद जी भी ये जानते थे कि उनका बेटा किसी लायक का नहीं है, क्योंकि वो मैरी को देखते थे ना कि मैरी इतनी लड़की होके इतनी समझदार, इतनी तेज, इतनी दिमागदार होते हुए जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, जो किसी दूसरे के पैसे पर पल रही है, तो वो इतनी तेज है और बेच के, महुए के बीच से तेल निकाल के बेच के पैसा कमा ले रही है। और इनके बेटे के पास सब कुछ होते हुए वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बनवारी जाता है, खूब ढूंढता है, समझता है, बहुत जगह घूम के आता है, तो उसको एक कलेक्टर सिंह, तहसीलदार सिंह करके एक आदमी मिलता है। बहुत गंदा आदमी रहता है, एकदम लालची रहता है। और वो क्या करता है, बहुत कनिंग टाइप के गंदे, मतलब सिटी बास्टर्ड कह लो, सिटी बास्टर्ड, जिनके ऊपर थोड़े केसेस भी हैं, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के पीछे पड़ना, लालच दिखाना, गलत तरीके से पैसे कमाना, ये उस टाइप का आदमी रहता है। और बनवारी उसके चक्कर में पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि उसका दिमाग जो है बिल्कुल बिल्कुल सुअर जैसा रहता है। प्रसाद जी ने ये साफ साफ कहा है कि उसका दिमाग बिल्कुल सुअर जैसा है। तो बनवारी उसको लेके आता है तहसीलदार को, और तहसीलदार उस, जब वो स्टेट देखता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन वो प्रसाद जी को कैसे बेवकूफ बनाते कि अरे ये आपका रोड नहीं है और मैं टिम्बर काटने में ही कितना खर्चा हो जाएगा, और आप बार बार सामान जाएगा तो आपका रोड ही नहीं है तो टायर पंचर हो जाएगा। तो मैंने इतना इतना बहुत ही कम पैसे में प्रसाद जी को वो मना लेता है कि इतना ही होगा, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं नहीं, कहाँ से मैं इतना करूंगा, इतना ही लगेगा। तो प्रसाद जी समझते हैं कि ये बहुत कम पैसा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं। बनवारी उनको मना लेता है। तो ये आके बोलती है, मैरी आके बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ ये आपको बेवकूफ बना रहा है इतना कम पैसा लेके, कि आप क्यों कर रहे हैं अपना, इतना इतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा इसी चीज पर, और 4 गुना पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं। तो प्रसाद जी के अंदर उनके दांत नहीं थे, वो दांत जो है अपना निकालते हैं और एक कटोरी में पानी में रखते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा देखो मैं क्या करूं, तुम इतनी शार्प हो, मेरे बेटे का दिमाग जो बिल्कुल है सुअर जैसा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि फिलहाल कोई मेरा आके काम कर सके, वो मुझे कम पैसे भी दे, लेकिन मेरा काम तो हो रहा है, तो इसीलिए मैं कलेक्टर सिंह को झेल रहा हूँ, यानी तहसीलदार सिंह को झेल रहा हूँ। तो वो गुस्सा आ जाती है और तहसीलदार सिंह इसको देख लेता है मैरी को, और मैंने बताया है कि वो बहुत सुंदर थी, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसको फिर, आप जान रहे हो कि कोई सुंदर लड़की के पीछे, वो इतना गंदा आदमी था तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, हर समय उसके पीछे पड़ा रहता है कि वो उससे
ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप बना ले, उसको शादी तो नहीं करनी थी, वो शादी नहीं करना चाहता था, वो बस उससे एक लस्ट का रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। मैरी जो है एक दिन भैंसे चरा रही रहती है। मैरी को आके बोलता है कि अरे आप तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी लगती है। तो कहती है क्या, कि वो गुस्सा जाती है कि ये कौन हेमा मालिनी, तो कह अरे आप तो हीरोइन जैसी लगती है। तो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, अगर मुझसे बदतमीजी करोगे ना तो मैं, मेरे हाथ में ही कुल्हाड़ी रहती है, मैं से तुम्हारी नाक काट दूंगी और तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर अगली बार मुझसे बदतमीजी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि मैं किसी को मार रही हूँ। तब भी वो बहुत ही ज्यादा ढीठ टाइप का प्राणी रहता है, और वो फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। और वो आके बोलती है प्रसाद जी से कि अगर, तो बनवारी को पता चलता है, और बनवारी अपने पिता से आके कहता है कि आज मैरी ने मेरे दोस्त के साथ बहुत बदतमीजी की। तो वो खुद आके प्रसाद जी से कहती है कि अब की बार तो बदतमीजी की है, अगली बार अगर उसने मुझसे ऐसे बात की तो मैं उसकी जान ले लूंगी और उसे मार डालूंगी, इसके लिए आप प्रसाद जी मुझे रोकिएगा मत। और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन तहसीलदार उसके पीछे पड़ जाता है बिल्कुल, और वो जालिम जान जाता है कि जालिम से इसकी, ये जालिम को प्यार करती है। वो जालिम को इस चीज में एंटर मतलब जालिम को बता सकती थी, जालिम उसको पीट भी देता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शहर का आदमी था, पैसे वाला था। वो जालिम को दूसरे किसी केस में फंसा के उसको जेल में डलवा देता है, इसलिए वो जालिम को बाहर ही रखती है इस चीज से। और इस चीज को वो झेल रही रहती है। और क्या करता है कि वो पेड़ पे निशान लगवाने लगता है और कटवाने लगता है और ट्रांसपोर्ट से भेजने लगता है। वो लेबर भी हायर करने लगता है, कितना मना करने के बावजूद मैरी के प्रसाद जी उसको मान जाते हैं, और वो फिर लेबर हायर करता है। लेबर में मेल लेबर को ज्यादा पैसे देता है, 12 आने, और औरतों को 8 आने। इतना मतलब आप हमेशा जानते हो, औरतों को हमेशा एक करियर अपॉर्चुनिटी में हमेशा उनको एक पायदान पीछे रखा जाता है, तो ये पहले से होता रहा है। तो वो औरतें जो है कम पैसे में काम कर रही होती हैं, और उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा रहता है। और जब वो पीछे पीछे उसके पड़ा रहता है, अपना काम करवाता भी रहता है और उसके पीछे पीछे पड़ा भी रहता है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसलिए क्योंकि अगर पूरे टोरी मार्केट में अगर कुछ पता चल जाएगा तो लोग उसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, क्योंकि कुछ भी हो, वो उस गांव की बेटी थी, और वो आउटसाइडर आके उनकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता था। तो गांव में कम्युनिटी होती है, कम गांव के लोग, सब गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी बेटी उनकी बेटी उनकी बेटी, भले अंदर अंदर कुछ भी चले, लेकिन बाहर वाला कोई किसी के बच्चे को नहीं परेशान कर सकता। और ऊपर से प्रसाद जी भी थे, तो वो थोड़ा सा डरता रहता था कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसको परेशान करने से उसको नुकसान हो सकता है। उसके बाद क्या करता है, एक दिन साड़ी लाता है, और एक नायलॉन की साड़ी लाता है, और प्रसाद जी को ले जाके देता है कि अरे मैं लाया हूँ मैरी के लिए, वो मुझे चाय वाय पिलाती रहती है, तो मुझे लगा कि मुझे उसको साड़ी और मिठाई देनी चाहिए। और वो क्या करती है, तब तक मैरी गई रहती है फ्रूट्स वगैरह बेचने, आती है तो अपने मालिक को हिसाब वगैरह देती है। तो उसके मालिक कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि लो, वो तुम्हारे लिए साड़ी वगैरह लाया था। वो गुस्सा जाती है और जाके उसके मुंह पे साड़ी मारती है, और कहती है मैं कोई शहर वाली नहीं हूँ कि तुम इस साड़ी से मुझे खरीद लोगे। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। देखिए इतनी स्टोरी जो है हो गई। अब क्या होता है कि अब स्टोरी का जो नाम है वो आता है आगे, द हंट, शिकार। क्या होता है, अब शिकार उस कम्युनिटी में जनप्रभ होता था। जनप्रभ मतलब कई सालों में हर साल एक होता था फेस्टिवल, फेस्टिवल मनाया जाता था। नहीं होता कि गांव में एक एक साल पे कुछ कुछ फेस्टिवल, तो एक शिकार का फेस्टिवल होता था। 12 साल ये आदमी लोग करते थे, और 12 साल के बाद एक बार टर्न आती थी औरतों की करने की। तो इस बार थी 12 साल बाद औरतों की शिकार करने की। तो इस महोत्सव में क्या होता था कि इन आदमी लोग का ग्रुप जाता था जंगल में, शिकार करते थे, उसके बाद खूब शराब पीते थे, नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, खूब खाना खाते थे, पार्टी करते थे, और उसके बाद शाम को घर आ जाते थे। तो ये 12 साल आदमी करते थे, और औरतों को उसके बाद 1 साल का टर्न मिलता था, जिसमें औरतें जो है वो जाती थी, मतलब कम्युनिटी की औरतें जाती थी, और वो लोग शिकार करती थी, और फिर वही फिर शराब पीना, नशा करना, खूब अच्छे से खाना खाना, नाचना, और खूब पार्टी करना, महोत्सव करना, गेम्स खेलना, उसके बाद शाम को अपने घर आती थी। तो ये 12 साल के बाद ये टर्न आया था। अब मैरी जो है वो बिल्कुल तहसीलदार सिंह से परेशान हो गई थी, और मैंने कहा कि वो उसको ऐड उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड जालिम को। तो क्या होता है कि मैरी ने तकरीबन 92 रुपए जमा कर लिए थे। 92 रुपए, 100 रुपए उस समय बहुत बड़ी कीमत थी, तो मैरी के पास 92 रुपए थे। और मैरी अब सोच रही थी कि अब मैं कुछ दिन में पैसे जुटा के अब मैं जालिम से शादी कर लूंगी। और क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि अब आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि हम लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग को शिकार करने चलना है, इस बार हमारी टर्न है, तो हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक बूढ़ी औरत रहती है, वो बताती
कि एक बार हमने तेंदुए का शिकार किया था, उस समय मैं बहुत जवान हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी, हमने बहुत मजाक किया, बहुत नशा किया। अब तो खैर उतना मजा आता नहीं है, क्योंकि जंगल में कोई जानवर नहीं बचे, और जंगल के पास हम क्या मारेंगे, तीतर और ये मुर्गे और ये सब मारेंगे तो कोई मजा नहीं है। लेकिन हाँ, गेम्स वगैरह खेलना, शराब पीना, नाचने गाने में मजा अभी भी आता है, बढ़िया लगता है। अब ये सब बातें आपस में हो रही थी, तब तक मैरी आ रही थी, और उसमें उसी बीच तहसीलदार ने उसको पकड़ लिया। अब वहां कोई नहीं था, मैरी को वो पकड़ लिया था और उसका हाथ उसने पकड़ लिया था। तब मैरी को लगा कि अब मैं यहाँ से नहीं बच सकती। तब उसका दिमाग काम आता है। मैंने बताया कि मैरी बहुत ज्यादा माइंडेड लड़की थी, बहुत सुपर माइंडेड लड़की थी। उसने क्या किया कि अब उसको लगा कि अगर मैं अब रेजिस्ट करूंगी तो तहसीलदार उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, और अनविलिंगली वो उसका फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसका रेप भी कर सकता है। तो वो डर गई थी, लेकिन उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। इनफैक्ट उसने स्माइल पास किया, तहसीलदार को अपनी बातों में फंसाया। उसने कहा, स्माइल किया, कहती है क्या कि तुमने आखिर मुझे पा ही लिया। तो कहते कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो कहती कि तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे। तो बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, ये कि तो तुम क्यों मुस्लिम से शादी कर रही हो। तो कहती है कि नहीं ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और अभी तो नहीं, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, और मैं बहुत, अभी तो हम बात करने की भी स्थिति में नहीं, मैं तुरंत अभी आई हूँ कैटल वगैरह को खाना खिला के और सब्जी वगैरह बेच के, तो मैं बहुत गंदी हूँ, अभी तो मैं साफ सुथरी भी नहीं हूँ, हम बात भी नहीं कर पाएंगे, तो हम मिलते हैं कहीं। तो उसने क्या किया, एक टाइम सेट किया। एक वहां पे एक पहाड़ था, पहाड़ में खाई थी, अगर वहां पे नीचे कोई गिरेगा तो उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। मैरी वॉज सो सुपर माइंडेड कि उसने उसी जगह को तय किया कि वहां हम मिलेंगे, वहां आराम से बातें करेंगे, और हम लोग आगे का फ्यूचर सोचेंगे कि आखिर हमको करना क्या है। और तहसीलदार इतना खुश हो जाता है कि मतलब उसके छलावे में आ जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग मिलते हैं उस दिन मिलेंगे। और पीछे जो है, अब क्या होता है, ये उसी दिन का दिन था, हंट का दिन था, जिस दिन उन लोगों को हंट पे जाना था, औरतों को हंट पे जाना था। मैरी क्या करती है, मैरी खूब अच्छी सी साड़ी पहनती है, जालिम की दी हुई साड़ी पहनती है। मैरी और जालिम का रिलेशन इतना अच्छा था कि जालिम और मैरी एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि मैरी जो है, जो जालिम उसके लिए साड़ी भी लाता था, तो वो साड़ी वो पहनती नहीं थी। वो कहती थी कि शादी के बाद ही मैं ये साड़ियां पहनूंगी, ये कपड़े पहनूंगी। जो भी गिफ्ट आता था वो उसको यूज नहीं करती थी, वो कहती थी कि मैं इसे शादी के बाद यूज करूंगी। पहली बार उसने वो साड़ी पहनी, क्यों, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि अब हमारे पैसे जो है वो जमा हो जाएंगे, और वो शादी उससे कर लेगी। तो वो साड़ी पहनती है और वो जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लग रही थी, और वो जाती है वहां पे। तो वो बुलाती है, तहसीलदार तहसीलदार। तो एक रेड शर्ट पहन के एक आदमी निकलता है, वो उससे बात करती है, वो जाती है। दे दे हैव गॉट फिजिकली इन्वॉल्व ऑल्सो, थोड़ा सा वो लोग फिजिकली आपस में इन्वॉल्व भी होते हैं, थोड़ा सा आपस में घुलते मिलते भी हैं, और शराब पीते हैं, और सिगरेट वगैरह जो भी हुक्का वगैरह पीते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मैरी मौका देखते ही अपनी कुल्हाड़ी से तहसीलदार को मार डालती है। तहसीलदार को मारना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया होता है, क्योंकि अगर वो उसको नहीं मारती तो वो उसको पीछे पड़ के उसकी जिंदगी खराब कर देता और जालिम को भी जेल डाल देता। तो उसने क्या किया, हंट किया ऐसे इनएप्रोप्रिएट और ऐसे आदमी का जो कि औरतों की इज्जत नहीं करता, और एक गरीब लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसकी सिर्फ फिजिकलिटी के पीछे पड़ा, उसको यूज करेगा और थ्रो कर देगा। उसने खुद को यूज ना होने दिया, और तहसीलदार को ही मार डाला। एक बार में वो नहीं मरा, तकरीबन 3-4 बार मैरी ने उसे मारा, और वो मर गया। मैरी ने वो जगह भी बहुत अच्छी चुनी हुई थी, वो खाई थी, खाई में उसने उसको ढकेल दिया और उसका वॉलेट फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया, ताकि कोई सबूत ना बचे। और वो जानती थी कि ये जंगल है, जंगल में कोई भी जंगली जानवर आके तहसीलदार की बॉडी खा जाएगा और उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और उसने नदी में खून वगैरह धोया, और फिर वो उन लेडीज के साथ चली गई जहां पर वो लोग शिकार कर रहे थे। शिकार के बाद उन लोगों ने खूब सारा नशा किया, शराब पी, खूब गाना गाया, खूब डांस किया। और मैरी ने आज इतना खाना खाया, बहुत खाना खाया, तो बाकी औरतें आपस में बात भी कर रही थी कि जैसे लग रहा है कि मैरी ने ही सबसे बड़ा शिकार किया है। आज वो इस तरीके से खाना खा रही है कि मैरी ने ही सबसे बड़ा शिकार किया है। और वो औरतें क्या जाने कि सच में मैरी ने ही बहुत बड़ा शिकार किया था, अपनी जिंदगी से उस आदमी को निकाल फेंका था जो उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था। और उसने क्या किया, और वो इतना डांस कर रही थी, इतना डांस कर रही थी कि मैरी को कभी किसी ने इतना डांस करते हुए नहीं देखा था। तो ये रहा स्टोरी का एंड। और उसके बाद
अच्छे से स्टोरी आगे बढ़ती है, तहसीलदार खत्म हो जाता है, मैरी की शादी होती है। अब ये सब तो डिस्क्रिप्शन है नहीं, आगे आप समझ लो कि क्या होता है। और अगर आपको स्टोरी समझ में आई तो आज के लिए इतना ही। जो भी बात हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।